हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नए वे में मैं आपके सामने स्लाइड्स लेके आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ मैं। तो आज मैं आपको पहले थ्योरी करवाऊँगा मैं, और उसके बाद फिर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और दोस्तों, अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इंजरी। पहले मैं थ्योरी कवर करवाऊँगा और उसके बाद फिर मैं कुछ एमसीक्यूज़ मैं करवाऊँगा। तो दोस्तों, अनअकैडमी के बारे में बताया था। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। दोस्तों, एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। इन्हें स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि पूरी लाइव होती हैं। तो इसके अलावा ये है दोस्तों, आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते हुए आप नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। साथ के साथ आप जो है लाइव क्लासेस अपने घर बैठे बैठे कर रहे हैं, तो आपको पूरा लाइव क्लासेस का बेनिफिट मिलता है। प्लस सिंस कोरोना वायरस का काफ़ी पेंडेमिक फैल रहा है, तो उस सेंस में भी अगर हम देखें तो आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। यहाँ पे दोस्तों आपको मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आर रहता है, तो ऐसे में वो अपना एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे आप जब चाहें तब अपनी यहाँ पे प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब चाहें तब आप अपना खुद का टाइम टेबल बना के यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज के लिए आपको प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बाई चांस अगर आपसे कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आप जब भी फ्री हो आप उस सेशन को वापस आप देख सकते हो। और दोस्तों, अगर बाई चांस आपके पास कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो आप कहीं से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसको आप ऑफलाइन आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके 4 ऑप्शन हैं, वो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको सिंपली क्लिक करना रहेगा जो भी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा फीचर है ये कि आप घर बैठे बैठे सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा ही रहे हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एजुकेटर के सामने। और दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रहते हैं, ऑफलाइन के लिए कहीं नहीं जा सकते, तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे बस आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। समझ, ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। दोस्तों, आपको करना बस इतना है कि आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन के टाइम पे अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM, तो आपका एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये है दोस्तों, अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 4500 का। 3 मंथ्स का लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11250 का। 6 मंथ का लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18000 का। 12 मंथ्स का लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे दोस्तों, अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो मैं रेफरल कोड LIVEDRAM, मैं रेफरल कोड अप्लाई करने से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको पड़ेगा 27000 रुपीज़ का। तो दोस्तों, जनरली तो इसके चार्जेस होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन मेरा कोड अप्लाई करके ये आपको पड़ेगा 27 का। ऐसी दोस्तों, अगर मैं 12 मंथ के चार्जेस में अगर मैं 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दूं तो ये भी बनता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों, आपने देखा सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों वो पूरे 2 साल के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों,
अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम अब 7 महीने बाद एग्ज़ाम है, अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो 7 महीने बाद एग्ज़ाम है दोस्तों। एग्ज़ाम के बाद फिर काउंसलिंग होती है, फिर उसका रिजल्ट आता है। तो दोस्तों हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें माइंड से स्किप हो जाएं, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा 1 साल का या 2 साल का, तो क्या होगा दोस्तों, आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं या आपका जो ड्रीम ब्रांच है, आप उसके अंदर अपनी नॉलेज आप गेन करते रह सकते हैं। आप उसके अंदर अपनी कमांड हासिल कर सकते हैं, या फिर आप जो है आपका जो अगर कोई वीक सब्जेक्ट रह गया, वीक सब्जेक्ट अगर कोई रह गया, तो भी आप उसके अंदर अपना वो सब्जेक्ट कमांड में ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर है, एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिकॉर्डेड सेशन है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, इसलिए मैंने थ्योरी पार्ट भी रखा हुआ है मैंने, और एमसीक्यूज पार्ट भी रखा हुआ है मैंने, ताकि आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर बाई चांस अगर आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत आता है तो आप ऐप के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऐप के अंदर मैं लाइव क्लासेस देता हूं, तो उन लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये रहेगा कि आप वहां पे जो भी डाउट होंगे आप वहां पे मेरे से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी, सो लेट्स क्रैक इट। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपको थ्योरी पार्ट कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा इंजरी टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंजरी दोस्तों होता है सेक्शन 44 आईपीसी के तहत इसकी डेफिनेशन आती है। क्या कहता है दोस्तों ये, एनी हार्म whenever legally caused to any person in body, mind, reputation और property। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं इंजरी। वुंड क्या होता है दोस्तों, अ ब्रीच ऑफ नेचुरल कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, वो होता है दोस्तों वुंड। तो दोस्तों इंजरी जो है सेक्शन 44 आईपीसी के तहत ये आता है डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी क्लासिफिकेशन मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल के अंदर क्या होता है, ड्यू टू ब्लंट फोर्स, उससे क्या होगा दोस्तों, एब्रेजन हो सकता है, कंट्यूजन हो सकता है, लैसरेशन होता है, फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर डिसलोकेशन हो सकता है। ड्यू टू शार्प फोर्स, अगर कोई शार्प कटिंग है, जैसे मान लीजिए चाकू है, एग्जाम्पल चाकू, तो उससे क्या हो सकता है दोस्तों, इंसाइज वुंड, स्टैब वुंड। चॉप वुंड के लिए दोस्तों जो है भारी कोई शार्प चाहिए रहता है, जैसे एक्स वगैरह, तो उससे चॉप वुंड होता है। फायर आर्म क्या होता है, जैसे बंदूक वगैरह, फायर आर्म वुंड एंड ब्लास्ट इंजरी। तो हम क्लासिफिकेशन की बात चलें, पहले हमने देखा मैकेनिकल इंजरी। सेकंड होता है दोस्तों थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी के अंदर आता है ड्यू टू कोल्ड। कोल्ड की वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट, इमर्शन फुट। और हीट की वजह से दोस्तों क्या हो सकता है, बर्न और स्कैल्ड। केमिकल इंजरी क्लासिफिकेशन में आता है केमिकल इंजरी। इसके अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, कोरोसिव एसिड की वजह से हो सकता है, या फिर कोरोसिव एल्कली की वजह से हो सकता है। एक्सप्लोजन की वजह से भी जो है इंजरी हो सकती है। और मिसलेनियस के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइटनिंग हो गया, एक्सरे हो गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गए। तो ये देखा हमने दोस्तों क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एब्रेजन की। एब्रेजन को दोस्तों बोलते हैं ग्रेवल रैश। इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्किन विच यूजली इन्वॉल्व सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस ओनली। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एपिडर्मिस ही ब्रीच होगी। All the abrasion are simply injury as they heal rapidly without scar formation except corneal abrasion. Corneal abrasion is a grievous hurt because it leads to the corneal opacity and permanent visual restriction. तो दोस्तों इन्हीं दो वजह से ये चीज़ जो है ग्रीवियस हार्ट के अंदर आता है। बाकी सारी एब्रेजन जो है सिंपल इंजरी के अंदर आता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें एब्रेजन की, तो 4 टाइप के होते हैं। पहला है स्क्रैच, जिसको हम लीनियर एब्रेजन के नाम से भी जानते हैं। एब्रेजन विद लेंथ विद नो सिग्निफिकेंट डेप्थ। क्या आता है दोस्तों, एब्रेजन बाय फिंगर नेल्स, पेन या फिर थॉर्न। तो दोस्तों इन सब की मैंने इमेजेस बाद में मैंने रखी हुई है, वो सब मैं आपको इमेजेस के द्वारा मैं उस टाइम पे जब एमसीक्यूज कराऊंगा उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए 4 टाइप के होते हैं। पहला स्क्रैच, किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कांटा है, कांटे से खरोंच लग गई, तो उन सब चीज़ से लीनियर एब्रेजन उसको बोलते हैं। दूसरा दोस्तों ग्रेज एब्रेशन, जिसको हम ग्राइडिंग या फिर स्लाइडिंग एब्रेजन के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी कॉमन है ये। मोस्ट कॉमन टाइप अकर्स व्हेन देयर इज अ मूवमेंट बिटवीन स्किन एंड रफ सरफेस characterized by uneven longitudinal parallel lines, grooves or furrows with epithelium
heaped up at the end of these line indicate the direction of the force seen in RTA। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब कोई मान लीजिए बाइक से जा रहा है और बाइक उसकी स्पीड कर जाती है रोड पे, तो उसके ऊपर ये स्लाइडिंग एब्रेजन आ जाते हैं। फ्रिक्शन बर्न क्या होता है दोस्तों? इफ द स्किन इज कवर्ड विद क्लोथिंग देयर विल बी लिटिल और नो लीनियर मार्क्स बट ओनली इरोजन ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। ब्रश बर्न और ग्रेवर रैश, ये क्या होता है दोस्तों? वायलेंट लेटरल और टेंजेंशियल लेटरल रबिंग अगेंस्ट अ रफ सरफेस सच एज ड्रैगिंग ओवर द ग्राउंड। रोप बर्न क्या होता है दोस्तों? इट इज कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द रोप अगेंस्ट द स्किन रिजल्टिंग इन ब्लिस्टर फॉर्मेशन। तो दोस्तों 4 टाइप के मैंने एब्रेशन बोले थे। तीसरा टाइप है प्रेशर एब्रेशन, जिसको क्रशिंग एब्रेशन के नाम से भी जानते हैं, कॉज्ड बाय द क्रशिंग ऑफ द एपिडर्मिस एंड इज एसोसिएटेड विद द कंट्यूजन। द मूवमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज अराउंड 90 डिग्री टू द स्किन। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दोस्तों, फांसी में अगर कोई लगाते हैं तो उसका लाइगेचर मार्क या फिर स्ट्रेंगुलेशन के अंदर। इम्पैक्ट एब्रेशन क्या होता है दोस्तों? कॉम्पैक्ट या फिर इम्पैक्ट एब्रेशन कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट विद अ रफ ऑब्जेक्ट having slightly depressed surface unless associated with underlying contusion and local edema। एग्जाम्पल क्या हो सकता है दोस्तों इसके? टायर मार्क्स ऑन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और भारी भरकम कार के या फिर किसी टायर के ऊपर से उसके निकल जाता है तो छाप उसकी पड़ जाएगी, तो इसी को बोला जाता है दोस्तों इम्पैक्ट एब्रेजन। पैटर्न एब्रेजन क्या होता है दोस्तों? एब्रेजन विच रिफ्लेक्ट्स द पैटर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस इट, हेंस बोथ इम्पैक्ट एब्रेजन एंड प्रेशर एब्रेजन आर कॉल्ड एज पैटर्न एब्रेजन। तो दोस्तों प्रेशर और इम्पैक्ट और प्रेशर दोनों को मिला के पैटर्न एब्रेजन बोला जाता है। तो दोस्तों एज हम पता कर सकते हैं एब्रेजन के अंदर 12 से 24 घंटे अगर होते हैं तो लिम्फ एंड ड्राइड अप लिविंग अ ब्राइट रेड स्कैब, तो रेड कलर का स्कैब बनने लग जाता है। 2 से 3 दिन में क्या होगा दोस्तों? रेडिश ब्राउन स्कैब बनने लगेगा। 4 से 7 दिन में क्या होगा दोस्तों? एपिथेलियम ग्रोज एंड कवर डिफेक्ट अंडर द स्कैब। और दोस्तों 7वें दिन से के बाद क्या होगा दोस्तों? वो जो है सूखने लगेगा और फिर वो गिर जाएगा उसके बाद, तो स्कैब ड्राइड श्रिंक्स एंड फॉल्स आउट। MLI यानी कि मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ एब्रेजन। इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों एब्रेजन का? गिव्स एन आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पैटर्न एब्रेजन हेल्प्स टू फाइंड आउट द वेपन ऑफ द ऑफेंस। डायरेक्ट डर्ट और सैंड प्रेजेंट एट द वुंड साइड हेल्प्स इन कनेक्टिंग द सीन ऑफ द क्राइम। एज ऑफ द इंजुरी कैन बी डिटरमाइंड। मैनर ऑफ द इंजुरी दैट इज क्रेसेंट्रिक फिंगर्स नेल्स एब्रेजन ओवर नेक आर सजेस्टिव ऑफ थ्रॉटलिंग। तो ये क्या होगा दोस्तों? होमिसाइडल नेचर कहलाया जाएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस दोस्तों इसके क्या क्या हो सकते हैं? इरोजन ऑफ द स्किन बाय आंट्स, एक्सकोरिएशन ऑफ द स्किन बाय द एक्सक्रीटा, प्रेशर सोर, ड्राइंग ऑफ द स्किन। तो दोस्तों ये सारे जो है एब्रेजन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि हम इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्या रहेगा दोस्तों? अब हम यहाँ पे देखेंगे एंटीमोर्टम और पोस्टमोर्टम एब्रेजन के बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। तो दोस्तों अगर साइट की बात करें तो एंटीमोर्टम एब्रेजन कहीं पे भी हो सकता है, एनीवेयर ऑन द बॉडी, लेकिन पोस्टमोर्टम एब्रेजन का होगा दोस्तों जो बोनी ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस। कलर कैसा रहेगा दोस्तों? ब्राइट रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा येलोइश कलर का रहता है। एक्सुडेशन कैसा रहेगा दोस्तों? मोर स्कैब स्लाइटली रेज्ड, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कम रहेगा। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या दोस्तों रहेंगे? प्रेजेंस ऑफ वाइटल रिएक्शन एंड कंजेशन, लेकिन दोस्तों पोस्टमोर्टम एब्रेजन के अंदर क्या रहेगा? नो इंट्रावाइटल रिएक्शन एंड नो कंजेशन, क्योंकि दोस्तों बॉडी पर्सन की डेथ हो चुकी है तो उसके अंदर कोई भी फंक्शंस ऐसा प्रेजेंट नहीं रहेगा जो ये सब कर सके, तो इसलिए कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। एब्रेजन के बाद दोस्तों अब हम देखते हैं कंट्यूजन के बारे में। It is an extravasation of the blood into the tissue due to rupture of the blood vessels caused by the blunt force impact present over the skin as well as internal organ। तो दोस्तों एक्स्ट्रावेसेशन का मतलब होता है तरल पदार्थ का निकलना। फीचर्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो क्रशिंग और टेयरिंग ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्किन, टेंडर एंड स्लाइटली रेज्ड अबव द सरफेस ऑफ द स्किन। It has lighter color in the center because of outward movement of the extravasated blood due to impact. Hence,
इन लार्ज ब्रूज कलर चेंजेस फ्रॉम द पेरिफेरी। तो ये हैं दोस्तों इसके फीचर्स। साइट ऑफ एब्रेजन इज नॉट reflecting the exact size of the agent cause it with blurring of the margin. If the affected tissue is vascular and loose, means not supported by thick dermis such as face, vulva, scrotum, a slight degree of the violence may cause a large bruise. Female and children bruise more easily because of more delicate and softer tissue. Stomping दोस्तों क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ किकिंग एंड जंपिंग। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसके ऊपर किसी ने पैर से किक भी किया, लात भी मारी और उसके ऊपर कोई कूदा भी है, तो उसको दोस्तों स्टॉम्पिंग बोला जाता है। हम एज ऑफ ब्रूज भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो पहले 12 घंटे में क्या होगा दोस्तों? रेड कलर का रहता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ये होता है। अगले कुछ 8 से लेके 3 दिन तक दोस्तों ब्लू कलर रहता है, ये होता है दोस्तों डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। चौथे दिन क्या होगा दोस्तों? थोड़ा सा ब्लूइश ब्लैक से लेके ब्राउन कलर आने लग जाएगा हीमोसिड्रिन की वजह से। 5वें से 7वें दिन तक दोस्तों क्या होगा? थोड़ा सा ग्रीनिश कलर होने लग जाएगा ब्रूज का हीमेटोइडिन की वजह से। और 7 से 12 दिन में क्या होगा दोस्तों? येलोइश कलर का होने लग जाएगा बिलीरुबिन की वजह से। 2 वीक में क्या होगा दोस्तों? ओरिजिनल कलर का ये हो जाएगा। तो दोस्तों ओरिजिनल कलर को अगर मैं OR लिख दूं मैं, तो दोस्तों इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, वो है रेड विबग्योर। विबग्योर VIBGYOR। तो रेड से हो गया दोस्तों रेड कलर, VI थोड़ा सा ब्लूइश टिंच आता है इसके अंदर, तो ब्लू कलर। फिर B से हो गया ब्राउन, G से हो गया दोस्तों ग्रीनिश, Y से हो गया येलोइश, OR से हो गया ओरिजिनल। तो दोस्तों ये एक निमोनिक है, इसको लेके काफ़ी अच्छा निमोनिक है दोस्तों। हम इस निमोनिक के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि उसका किस टाइम पे कौन सा जो है कलर आता है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा इस निमोनिक से। सब कंजक्टाइवल इक्विमोसिस डू नॉट अंडरगो यूजुअल color changes due to diffusion of the atmospheric oxygen through the contusion tissue, conjunctival tissue. Similarly, meningeal hemorrhages get oxygen supply from CSF. तो दोस्तों ये थे कुछ ब्रूज के ऊपर। अब हम देखते हैं आगे एक्टोपिक ब्रूज क्या होता है दोस्तों। Bruise appear at the site other than the site of the impact, so site of the bruise does not always indicate the site of the violence. जरूरी नहीं दोस्तों कि अगर कहीं पे इम्पैक्ट हुआ हो या वायलेंस हुआ हो तो वहीं पे ब्रूज आए, कहीं और पे भी वो माइग्रेट करके आ सकता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है दोस्तों? रैकून साइन, जिसको ब्लैक आई या फिर स्पेक्टिकल हेमरेज के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए क्या होगा दोस्तों? फ्रैक्चर ऑफ द इंटीरियर क्रैनियल फोसा या फिर इम्पैक्ट ऑन द फोरहेड कॉज पेरी और ऑक्यूलर ब्रूजिंग। तो दोस्तों चिंता मत करिएगा, मैंने इसके रिगार्डिंग इमेजेस मैंने रखी हुई है, मैं आखिरी में ये सारी चीज़ें मैं आपको इमेज के द्वारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बैटल साइन क्या होता है दोस्तों? ब्रूज बिहाइंड द ईयर ओवर मेस्टोइड प्रोसेस ड्यू टू बेजल स्कल फ्रैक्चर, मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर की वजह से। तो दोस्तों अगर पीछे यहाँ पे अगर ब्रूज हुआ है, आया है, ब्लड का कलेक्शन हुआ है, तो दोस्तों उसको बैटल साइन के नाम से हम जानते हैं। पैटर्न ब्रूजिंग क्या होता है दोस्तों? इट इज वन विच the size and the shape of the bruise in the mirror reflect of the object causing it. यानी कि रेलवे लिनियर और ट्राम लाइन टाइप ऑफ ब्रूज इज ड्यू टू ब्लो विद द रॉड राउंडेड ब्रूज बाय द हैमर। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर ऐसे ब्रूज आया है तो हम समझ जाएंगे कि किसी रॉड से हिट किया गया है। अगर मान लीजिए ब्रूज ऐसे आया है तो हम समझ जाएंगे कि हैमर, राउंडेड हैमर से ब्रूज आया होगा। प्राइम और रेलवे लाइन ब्रूज रॉड विद ब्लो विद रॉड या फिर स्टिक। 6 पेनी ब्रूज क्या होता है दोस्तों? ओवर नेक, थ्रॉटलिंग के केस में देखा जाता है, ओवर आर्म एंड फोर आर्म, चाइल्ड एब्यूज के अंदर फोर आर्म में भी आ सकता है। बटरफ्लाई ब्रूज क्या होता है दोस्तों? सीन इन चाइल्ड एब्यूज केस। तो दोस्तों ब्रूजिंग से पैटर्न ब्रूजिंग क्या होगा दोस्तों? जिस शेप का वेपन होगा, जिससे मारा गया होगा, जिससे स्ट्राइक हुआ होगा, हम वो वेपन पता कर सकते हैं। जैसे इस शेप का ब्रूज हुआ होगा तो हम समझ जाएंगे किसी रॉड या स्टिक से मारा गया है।
इस शेप का हुआ होगा तो हम समझ जाएंगे कि शायद हैमर से मारा गया होगा। डिलेड ब्रूजिंग क्या होता है दोस्तों? ब्रूजिंग इज द डीपर ब्रूज इन द डीपर टिश्यू ऑफ द बॉडी may take several hours to appear on the surface. Sometime after death, further extravasation and percolation of blood from the rupture vessel cause delayed staining of the skin surface called commode bruise. Deep bruise may be demonstrated by the infrared photography. Medico-legally, value of the contusion are less than the abrasion due to the following reason. Type of the bruise is not corresponding with the size of the weapon. May be visual several hour after injury, जिसको delayed bruising के नाम से हम जानते हैं. May not appear at the site of the impact, जिसको ectopic bruise के नाम से भी हम जानते हैं, जैसे कि raccoon eyes या फिर battle sign. They do not indicate the direction of the force. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी. डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम देख लेते हैं दोस्तों ब्रूज का. आर्टिफिशियल ब्रूज एंड द पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस, यानी कि पोस्टमार्टम लिविडिटी को हम जानते हैं. तो दोस्तों डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये भी आता है. आर्टिफिशियल ब्रूज की अगर हम बात करें दोस्तों, सम इरिटेंट सब्सटेंस व्हेन अप्लाइड टू स्किन प्रोड्यूस इंजरी विच स्टिमुलेट ब्रूज कॉज्ड बाय, किस से हो सकता है दोस्तों? प्लम्बिगो, सेमीकार्पस अन्नाकार्डियम, जिसको मार्किंग नट्स के नाम से भी हम जानते हैं, मदार जूस, मदार को हम कैलेट्रोपिस के नाम से भी हम जानते हैं. तो दोस्तों PSM निमोनिक से आप ये याद कर सकते हैं. तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. तो PSM, तो ये हो गया दोस्तों निमोनिक. द डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट फ्रॉम ट्रू ब्रूज आर, तो दोस्तों डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या हैं ट्रू ब्रूज के? फाउंड ओनली ऑन द एसेसेबल पार्ट, well defined margins with irregular shape covered with small vesicles, itching present with redness and inflammation surrounding the skin, chemical test showing positive result of the chemical. तो ये दोस्तों ये सारे ट्रू ब्रूज के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं. तो दोस्तों डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने देखा था पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस यानी कि पोस्टमार्टम लिविडिटी. तो दोस्तों दोनों के बीच के हम डिफरेंशिएटिंग फीचर्स देख लेते हैं. इल डिफाइंड मार्जिन्स ब्रूज के अंदर होते हैं, लेकिन हाइपोस्टेसिस के अंदर दोस्तों मार्जिन्स वेल डिफाइंड होंगे. प्रेजेंट ओवर द अफेक्टेड एरिया वॉट एवर डिपेंड और नॉट, प्रेजेंट ओवर डिपेंडेंट एरिया ऑफ द बॉडी, ये दोस्तों डिपेंडेंट पार्ट के ऊपर ही होगा. कलर चेंजेस विद टाइम, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा. स्किन एरिया में भी एलिवेटेड, लेकिन यहाँ पे एलिवेशन नहीं होता है. प्रेजेंट इवन इन प्रेशर एरिया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्रेशर एरिया में प्रेजेंट नहीं होगा. सपोज करिए दोस्तों कि ये एक डेड बॉडी है, मान लीजिए दोस्तों ये एक डेड बॉडी है, तो और ये किसी टेबल के ऊपर रखी हुई है. ठीक है दोस्तों, तो जो डिपेंडेंट पार्ट है जैसे ये है, यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस दिखाई देगा. तो दोस्तों यहाँ पे टेबल के ऐसे प्रेशर आए इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं देगा. Incision test is done to differentiate between hypostasis and the bruise. In bruise, blood cannot be washed away. तो दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर में से एक है कि अगर हम ब्रूज के ऊपर अगर हम पानी डालते हैं इंसीजन देने के बाद, अगर हम कट करते हैं उसके बाद उसको पानी से धोते हैं तो वह अच्छे से धुलेगा नहीं. लैसरेशन क्या होता है दोस्तों? इट इज़ द टीयर और स्प्लिट ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ द ब्लंट फोर्स टू द broad area of the body which stretches the tissue beyond the limits of their elasticity. Characteristics of the laceration क्या होते हैं दोस्तों? Laceration is a true dimensional injury having length, depth, breadth, irregular margins होते हैं दोस्तों. Shallow tailing होगी दोस्तों, tearing at the end of the laceration diverging from the main laceration. Tissue bridging होगा, यहाँ पे bridging fibers between the two margins. Less hemorrhage as compared to the incisional wound, crushing of the hair bulb. टाइप क्या होंगे दोस्तों? पहला है स्प्लिट टाइप, स्प्लिट लैसरेशन. यहाँ पे स्किन स्प्लिट हो जाएगी. अकर्स ड्यू टू द क्रशिंग ऑफ द टिश्यू बिटवीन टू हार्ड ऑब्जेक्ट. दिस टाइप ऑफ लैसरेशन हैव रिलेटिवली शार्प मार्जिन्स कॉल्ड इंसाइज्ड लाइक और इंसाइज्ड लुकिंग लैसरेशन वुंड. साइड आर scalp, eyebrows, cheekbone,
lower jaw, iliac crest, shin of tibia. Difference between incised looking lacerated and the incised wound. क्या होगा दोस्तों इसका? In lacerated wound there are characteristic tissue bridges present, crushing of the hair bulk, blood vessel, etc. The margins are irregular as compared to incised wound. Bleeding is less as compared to incised wound. Stretch laceration क्या होगा दोस्तों? Produced due to overstretching of the skin by tangential force which is fixed firmly with underlying tissue. Seen in the running over by a motor vehicle. तो इसके अंदर stretch laceration हो सकता है. अवर्शन क्या होता है दोस्तों? अवर्शन कोई शेयरिंग लेसरेशन के नाम से भी हम जानते हैं. सीन इन रन ओवर vehicular injury when shearing force is delivered at an acute angle to tear off or detach a portion of traumatized surface or viscous from its attachment. यानी कि दोस्तों क्या होता है, अगर मान लीजिए ये हैंड है, तो दोस्तों अगर मान लीजिए इस हाथ के ऊपर से कोई व्हीकल चला गया है, तो दोस्तों हो सकता है कि इसकी स्किन थोड़ी सी बाहर की ओर ऐसे हट जाए. इट इज़ रिलेटिवली लार्जर डिटैच टिश्यू इज अटैच एट एनी पॉइंट देन इट इज कॉल्ड अ फ्लेम. तो दोस्तों ये हो गया फ्लेम. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी डिटरमाइंड. टीयर क्या होगा दोस्तों? कैन अकर फ्रॉम इम्पैक्ट बाई और अगेंस्ट इरेगुलर और सेमी शार्प ऑब्जेक्ट सच एज डोर हैंडल ऑफ द कार. दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड फ्रिक्वेंट encountered having rake and bruising margin. Cut laceration क्या होगा दोस्तों? May be produced by heavy, relatively sharp or edge instruments such as axe, hedge, chop, etc. This wound may be visualized as a cross between a true laceration and a true incised wound. The edge of the weapon do not cut the skin, but since the edge are heavy, they crush and bruise the margin of the wound too. The underlying bone are frequent found fracture. Incised wound क्या होगा दोस्तों? It is clear cut wound caused by sharp edge instrument which is longer maximum dimension than it is depth. The characteristic feature of the wound are the margins are clean cut, well defined, usually everted and are spindle shaped. Incised wounds are deeper at their beginning. Towards the end of the cut, the wound becomes shallow, called tailing of the wound, which indicate direction. तो दोस्तों tailing क्या होगा? वो डायरेक्शन को हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं. A clean incised wound heals by primary intention. When loss of tissue and bacterial contamination is there, it is called by the secondary intention. When blade of the weapon strike obliquely, the wound will have a bevel margin which indicate the relative position of the assailant and victim. This beveling cut is usually homicidal in nature. Feature of self-inflicted यानी कि suicidal wound क्या रहेगा इसका? Multiple parallel, uniform in depth and direction which are relatively minor. Hesitation mark or tentative cut or trial wound क्या होगा दोस्तों? Multiple small superficial cut seen at the beginning of the incised wound. Unintentional cut क्या होगा दोस्तों? Are found on the finger when safety razor blade is used. यानी कि दोस्तों हेजिटेशनल मार्क आएंगे इसके अंदर. मान लीजिए जिसने सुसाइड करने की कोशिश अगर वो करेगा तो उसके अंदर पहले से थोड़ा सा हेजिटेशन आएगा, तो हो सकता है कि थोड़े से वो प्रैक्टिस के लिए अपने ऊपर कुछ कट मारे. अनइंटेंशनल कट क्या होगा दोस्तों? अगर मान लीजिए चाकू से मान लीजिए कुछ सब्जी वब्जी काट रहे हैं और उससे फिंगर में कट लग गया. इंसाइज वुंड अपीयर लैसेरेटेड एट लूज टिश्यू लाइक स्क्रॉटम एंड एक्सिला. जिसको बोलेंगे दोस्तों लैसेरेटेड लुकिंग इंसाइज वुंड. इंसाइज वुंड ऑन जेनिटेलिया सजेस्टिव ऑफ होमिसाइडल वुंड. एज ऑफ इंसाइज वुंड क्या होगा दोस्तों? एज हम पता कर सकते हैं इंसाइज वुंड का. 12 घंटे फ्रेश में क्या होगा दोस्तों? हिमेटोमा फॉर्मेशन होगा. 12 घंटे में क्या होगा दोस्तों? एजेस आर रेड, swollen and adherent with blood and lymph.
24 घंटे में क्या होगा दोस्तों, अब कंटिन्यूस लेयर ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स कवर द सरफेस एंड एजेस आर फॉर्म। 36 घंटे में दोस्तों क्या होगा, द कैपिलरी नेटवर्क इज कंप्लीट। 48 से 72 आवर्स में क्या होगा दोस्तों, फाइब्रोब्लास्ट बनने लगेंगे, द वुंड इज फिल्ड विद फाइब्रोब्लास्ट। 3 to 5 डेज में क्या होगा दोस्तों, डिफाइंड फिब्रिल रनिंग पैरेलल टू द वेसल आर सीन, वेसल शोइंग थिकनिंग एंड ऑब्लिटरेशन, कोलेजन फिब्रिल्स बनने लग जाएंगे। 1 से 2 वीक में क्या होगा दोस्तों, स्कार टिश्यू इज फॉर्म। चॉप वुंड पे आते हैं दोस्तों। चॉप वुंड को हम दोस्तों स्लैश वुंड के नाम से भी हम जानते हैं। दे आर डीप गैपिंग वुंड कॉज्ड बाय अ ब्लो विद द शार्प कटिंग एज ऑफ अ फेयरली heavy weapon like axe, sword, etc. It has a toe यानी upper and which is less deep as compared to heel end. Heel end always strike first and produce a deep wound, mostly homicidal in nature. तो दोस्तों अगर चॉप वुंड है तो वो ज़्यादातर होमिसाइडल ही होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्टैब वुंड के ऊपर। तो wound is produced when the force is delivered along the long axis of the narrow pointed objects such as knife, screw driver, sword, scissor, etc. तो स्टैब वुंड दोस्तों ज़्यादातर चाकू, अगर मान लीजिए किसी ने चाकू एब्डोमेन के अंदर स्ट्राइक किया है तो उससे स्टैब वुंड हो जाएगा। टाइप क्या होते हैं दोस्तों, 3 टाइप के होते हैं ये, पंक्चर, पेनिट्रेटिंग और परफोरेटिंग। पंक्चर वुंड क्या होता है दोस्तों, ओनली डीप इनटू द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। पेनिट्रेटिंग वुंड क्या होगा दोस्तों, व्हेन एंटर्ड अ कैविटी ऑफ द बॉडी और अ विसरा। परफोरेटिंग क्या होगा दोस्तों, थ्रू वुंड हैविंग एन एंट्री वुंड लार्जर देन एग्जिट वुंड। तो दोस्तों 3 टाइप के होते हैं, पंक्चर, पेनिट्रेटिंग और परफोरेटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे दोस्तों इसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इन स्टैब वुंड इज स्टैब वुंड इन डेप्थ। तो दोस्तों स्टैब वुंड में मेन डायमेंशन क्या होगा, डेप्थ। द वुंड इज डीपर देन इट्स लेंथ एंड विड्थ ऑन द स्किन, एग्जांपल मैक्सिमम डायमेंशन इज डेप्थ। मार्जिन्स आर क्लियर कट एंड इन्वर्टेड। लेंथ ऑफ द वुंड इज स्लाइटली लेस देन द विड्थ ऑफ द वेपन। लाइन ऑफ lingers are important for shape of stab of the injury. When single edge weapon is used, fish tailing, a small split in the skin is seen on the blunt end of the weapon. यानी कि दोस्तों सिंगल एज वेपन वो होता है जिसका एक सिरा जो है नुकीला होगा और एक सिरा उसका, मान लीजिए ये सिरा शार्प है और ये इसका ब्लंट है। डबल एज वेपन प्रोड्यूस स्पिंडल शेप इलिप्टिकल वुंड। हिल्ट, ब्रूज या फिर एब्रेजन कैन बी सीन इफ नाइफ हैज बीन फुल्ली पेनिट्रेटेड इनटू द बॉडी कैविटी ऑफ द विक्टिम विद ग्रेटर फोर्स। तो दोस्तों हिल्ट क्या होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मान लीजिए है, इसको हिल्ट बोला जाता है और ये ग्रिप है, यहाँ से हैंडल इसको पकड़ा जाता है यहाँ से। तो अगर मान लीजिए इस वेपन को अगर फुल्ली इंसर्ट कर दिया जाएगा एब्डोमेन के अंदर तो उसकी वजह से इसको बोला जाता है हिल्ट। तो इसकी वजह से हिल्ट ब्रूज भी बनेगा, इसको बोलता है हिल्ट। एंट्री ऑफ द वुंड क्या होगा, एंट्री ऑफ द वुंड इज जनरली बिगर देन द वुंड एग्जिट बिकॉज द स्टैबिंग वुंड सो ऑफन हैज अ टेपरिंग टिप। क्लोथ में बी पुश्ड इनटू द एंट्री वुंड। शेप कैसा होगा दोस्तों, इट मे समटाइम correspond टू द ब्लेड ऑफ द वेपन यूज्ड, thus it can be the following type। 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, टीयर ड्रॉप शेप, वेस्ट शेप और स्पिंडल शेप। तो दोस्तों सिंगल एज नाइफ अगर होगी तो मान लीजिए ये हिस्सा नुकीला है और ये हिस्सा ब्लंट है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, वेस्ट शेप हो सकता है, टीयर शेप हो सकता है, फिर फिश टेल हो सकता है, वन एंगल वी शेप, तो वी शेप का होगा। डबल एज डैगर यानी कि मान लीजिए दोनों साइड ही शार्प है तो उससे दोस्तों स्पिंडल शेप बनेगा, बोथ एंगल वी शेप। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हिस्सा वी शेप का है, ये हिस्सा वी शेप का, ये हिस्सा वी शेप का है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए दोनों ही साइड ही पॉइंटेड होते हैं तो दोस्तों डबल बोथ साइड में वी शेप बनेगा। तो यहाँ पे भी वी शेप आया, यहाँ पे भी वी शेप आया। द occurrence of the stab wound in a paired pattern suggests the use of 2 prolonged sharp weapons such as fork,
पेयर ऑफ सीजन एटसेट्रा। कंसील्ड पंक्चर्ड वुंड क्या होता है दोस्तों? पंक्चर्ड वुंड ऑन द कंसील्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। साइड क्या होगी दोस्तों? नॉस्ट्रिल, फ्रंटल, एक्जिला, वेजाइना, रेक्टम, इनर कैंथस ऑफ आई, नेप ऑफ द नेक। These are fatal penetrating injury, leaving any visual external mark of bleeding. हाराकिरी दोस्तों क्या होता है? ट्रेडिशनली प्रैक्टिस इन जापान, यूजली टाइप ऑफ सुसाइड, अनयूजुअल टाइप ऑफ सुसाइड। विक्टिम इन्फ्लिक्ट अ स्टैब वुंड ऑन हिज एब्डोमेन पुल्ड ऑफ इंटेस्टाइन। कॉज ऑफ डेथ इज सडन कार्डियक कोलैप्स ड्यू टू फॉल इन द इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, जिसकी वजह से सिंकोप हो जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेपुकू। तो दोस्तों इसको सेपुकू का नाम दिया गया है। तो दोस्तों सिंस ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने जितनी भी इमेजेस रखी वो मैंने क्वेश्चन आंसर के अंदर में रखी हुई हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डिफेंस वुंड क्या होगा दोस्तों? जो डिफेंस अपने बचाव में अगर मान लीजिए लगती है तो उसको डिफेंस वुंड बोला जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू इमीडिएट एंड इंस्ट्रक्टिव रिएक्शन of the victim to save himself either by raising the arm to prevent the attack or by grasping the weapon. It indicates homicide. Most common site is extensor surface of forearm. Self-inflicted wound क्या होगा दोस्तों? Wound inflicted by person on his own body. इसको बोला जाता है दोस्तों self-inflicted wound. Fabricated wound क्या होगा दोस्तों? It is a wound which is fictitious, forged or invented wound produced by a person himself on his own body or by another with his consent. They are usually incised wound. Most common side are outer side of left arm, front and outer side of the thigh, front of abdomen, chest and the forehead. तो दोस्तों फैब्रिकेटेड वुंड वो होते हैं जो खुद से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर करवाए जाते हैं ताकि वो क्लेम कर सके कि किसी ने उसको हार्म पहुंचाया है। ओवर किलिंग क्या होगा दोस्तों? इन्फ्लिक्टिंग मैसिव इंजरी बियॉन्ड दैट नीड टू कॉज टू डेथ। इट इज ड्यू टू क्यूमुलेटिव रेज एंड एंगर। एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? मल्टीपल स्टैब वुंड ओवर द बॉडी अलॉन्ग विद द फेटल वन विच पेनिट्रेट द हार्ट। तो दोस्तों ये रही पूरी थ्योरी पार्ट। अब इन्हीं थ्योरी के रिगार्डिंग अब हम देखेंगे एमसीक्यूज। तो दोस्तों एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बोल दूं कि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। मैं कोशिश करूंगा कि मैंने जितना भी पढ़ाया अभी थ्योरी पार्ट में वो मैं आपको जो है इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, इस जगह एक बार फिर से रिवीजन हो सके। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। स्कैब और क्रस्ट ऑफ एब्रेजन अपीयर्स ब्राउन। तो दोस्तों एक कब ब्राउन होता है? बिटवीन 12 to 24 आवर्स नहीं, बिटवीन 2 to 3 डेज। तो दोस्तों 2 से 3 दिन में लगभग ये ब्राउन हो जाता है स्कैब। बिटवीन 4 to 5 डेज नहीं, बिटवीन 5 to 7 डेज नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसके बारे में फिर से जान लेते हैं हम। स्कैब ऑफ एब्रेजन टर्न्स ब्राउन इन 2 to 3 डेज। तो 2 से 3 दिन में ब्राउन हो जाता है दोस्तों। एज ऑफ एब्रेजन क्या होगा दोस्तों? अ फ्रेश एब्रेजन ब्राइट रेड इन कलर होगा। 12 से 24 आवर्स में क्या होगा? स्कैब फॉर्म विच इज रेड इन कलर। 12 से 24 घंटे में दोस्तों रेड कलर का हो जाता है ये। 2 से 3 दिन में दोस्तों ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। 4 से 7 दिन में दोस्तों क्या होगा? एब्रेजन हील्स फ्रॉम पेरीफेरी स्कैब फॉल ऑफ। दोस्तों 4 से 7 दिन में ये जो है पेरीफेरी से हील करने लग जाएगा और उसके बाद ये गिरने लग जाएगा और 10वें दिन में पूरा ही हील कर जाएगा। तो दूसरी बार फिर से एब्रेजन के डेफिनेशन देख लेते हैं। एब्रेजन इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन, एग्जांपल एपिडर्मिस, और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिकल फोर्स। 4 टाइप के जैसे मैंने आपको बताए थे, 4 टाइप के होते हैं। लीनियर एब्रेजन, ग्रेज एब्रेजन, प्रेशर एब्रेजन, इम्प्रिंट एब्रेजन। तो दोस्तों ये है लीनियर एब्रेजन। ये थॉर्न हो गया, नेल्स हो गए, तो दोस्तों उसकी वजह से ये होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे नेल्स है ना, थॉर्न, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट।
दोस्तों ये है ग्रेज एब्रेजन। ये दोस्तों मैंने जनरली आपको बताया था आरटीए के केस में ये होता है। ये है दोस्तों प्रेशर एब्रेजन, यहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ पे एब्रेजन हुआ। ये है दोस्तों इम्प्रिंट एब्रेजन। मान लीजिए टायर मार्क ज़्यादातर आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं टेंटेटिव कट इज अ फीचर ऑफ। तो दोस्तों टेंटेटिव कट किसका फीचर होता है? तो ये दोस्तों होता है सुसाइडल के केस में ज़्यादातर। तो फॉल फ्रॉम द हाइट नहीं, होमिसाइडल असॉल्ट नहीं, एक्सीडेंटल इंजरी नहीं। दोस्तों सुसाइडल अटेम्प्ट के अंदर टेंटेटिव कट्स देखे जाते हैं। तो दोस्तों डी हो गया इसका आंसर। टेंटेटिव कट इज इंडिकेटिव ऑफ। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया सुसाइडल इंजरी के अंदर देखा जाता है, होमिसाइडल के अंदर नहीं, एक्सीडेंटल के अंदर नहीं, फॉल फ्रॉम द हाइट नहीं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यही है टेंटेटिव कट, यही दोस्तों टेंटेटिव कट। हेजिटेशन मार्क और टेंटेटिव कट और ट्रायल और प्रिलिमिनरी वुंड आर सीन इन सुसाइडल अटेम्प्ट। तो दोस्तों ये हैं इसके सारे नाम, हेजिटेशन मार्क, टेंटेटिव कट, ट्रायल या फिर प्रिलिमिनरी वुंड। ये दोस्तों ये सब सुसाइडल अटेम्प्ट के अंदर देखा जाता है। सुसाइडल अटेम्प्ट दो टाइप के हो सकते हैं दोस्तों, जैसे हेजिटेशन, टेंटेटिव, ट्रायल या फिर प्रिलिमिनरी वुंड। स्मॉल मल्टीपल सुपरफिशियल समवट पैरेलल और स्किन डीप कट यूजुअली फाउंड ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, चेस्ट एंड द एब्डोमेन। अनइंटेंशनल कट क्या होगा दोस्तों? फाउंड ऑन द फिंगर वेयर द रेजर ब्लेड हैज बीन ग्रिप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आते हैं इंसिजनल वुंड ऑन जेनिटल्स इज सीन कॉमनली इन। तो दोस्तों जो इंसिजनल वुंड्स अगर जेनिटल्स पे अगर देखे जाते हैं तो दोस्तों ये ज़्यादातर होमिसाइडल के केस में देखे जाएंगे, जिसको अपनी भड़ास निकालनी हो, एंगर निकालना हो, रिवेंज लेना हो। तो दोस्तों उस केस में ये चीज़ होती है। तो एक्सीडेंटल नहीं, सुसाइडल नहीं, होमिसाइडल के केस में दोस्तों होता है, पोस्टमार्टम डिफेक्ट नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों दोनों के बीच के डिफरेंशिएटिंग फीचर्स एक बार देख लेते हैं हम। हेजिटेशन कट, टेलिंग, अनइंटेंशनल कट, ये दोस्तों सुसाइडल केस में प्रेजेंट होती है, होमिसाइडल के केस में एब्सेंट होगी। डिसफिगरेशन ऑफ द फेस, डिफेंस और प्रोटेक्टिव वुंड, ये जो है सुसाइडल केस में नहीं होगा, लेकिन होमिसाइडल के केस में प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों सुसाइड कोई भी अपने डिसफिगरेशन, फेस का डिसफिगरेशन करके नहीं करेगा। वेपन कैसा यूज होगा? यूजली प्रेजेंट एंड फर्मली ग्रैस्प्ड ड्यू टू कैडेवरिक स्पैज्म। लेकिन होमिसाइडल केस में यूजली एब्सेंट एंड फ्रेगमेंट ऑफ द क्लोथिंग, हेयर एक्सेट्रा मे बी ग्रैस्प्ड इन द हैंड। क्लोज कैसे होंगे दोस्तों? नॉट डैमेज और कट, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अपने बचाव के लिए हो सकता है डिसअरेंजमेंट विद कट, टीयर इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन। दोस्तों रूम का आजू बाजू की जो जगह है उसका सर्कमस्टेंसेस कैसे रहेंगे? क्वाइट प्लेस रहेगा सुसाइडल के केस में। एग्जाम्पल लॉक बेडरूम और बाथरूम यूजली इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लेकिन दोस्तों होमिसाइडल केस में डिसअरेंजमेंट एट सीन। नंबर कैसा रहेगा दोस्तों? मल्टीपल, सुपरफिशियल, पैरेलल एंड मर्ज विद द मेन वुंड, रेयरली सिंगल। लेकिन दोस्तों होमिसाइडल के केस में क्या कैसा रहेगा दोस्तों? मल्टीपल, क्रॉस ईच अदर एट द डीप लेवल, नॉट रिपीटेड इन डेप्थ ऑफ मेन वुंड। एच दोस्तों कैसे रहेंगे? रेक ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द मल्टीपल सुपरफिशियल इंसिजन, शार्प एंड क्लियर कट, बिवेलिंग में बी सीन। सीवियरिटी दोस्तों कैसे रहेगी? यूजली लेस सीवियर, ऑन और रियरली 2 to 3 wound are severe. Most wounds are more severe. All the tissue including vertebrae bone may be cut. साइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों से कैसे रहेंगे? एक्सेसिबल एंड इलेक्टिव एनाटॉमिकल साइट, एग्जांपल थ्रोट, रिस्ट, फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन, थाई। मल्टीपल लीनियर पैरेलल कट, यूजली इन साइज स्टैब वुंड, दे आर सुपरफिशियल द कमेंसमेंट एंड डीप एंड एंड इन डीपर। तो दोस्तों ये सारी मैं बात कर रहा हूँ सुसाइडल के केस में, और दोस्तों ये है बात होमिसाइडल के केस में। मल्टीपल एंड इन मैनी रीजन ऑफ द बॉडी बट
सीवियर इंजरी यूजली ऑन हील एंड नेक पोजिशन एंड sharp vary, usually chop wound, stab and laceration may be present. They are deeper at commencement and end in is superficial. किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है homicidal. Chest wound are more horizontal, directed from up below upward and usually present over wider area. Incised wound on back or in such a position as they cannot be easily reached in homicidal. Incised wound on nose, ear and genitals. तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होमिसाइड के केस में देखी जाती हैं. कट थ्रोट किसके अंदर देखा जाएगा? अगर होता है तो हाई अबव थायराइड कार्टिलेज, लेकिन यहाँ पे लो और ऑन और बिलो थायराइड कार्टिलेज, अबाउट डाउनवर्ड एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेकिन यहाँ पे कैसा रहेगा दोस्तों? ट्रांसफर्स और फ्रॉम बिलो अपवर्ड यूजली ऑन बोथ साइड ऑफ द नेक. पैटर्न एब्रेजन इज वैरायटी ऑफ. तो दोस्तों पैटर्न एब्रेजन किसकी वैरायटी होती है? तो ये प्रेशर एब्रेजन की वैरायटी होती है. लीनियर एब्रेजन नहीं, ब्लाइडिंग एब्रेजन नहीं, सुपरफिशियल ब्रूज नहीं. तो दोस्तों ये है एक पैटर्न एब्रेजन का पिक. पैटर्न एब्रेजन आर impact or pressure abrasion which produce the pattern of the object causing it and suggest an inflicting instrument or unique mean of its possession. Like pressure and impact abrasion, it is caused by pressure, that is prolonged force, or impact impact, that is monetary pressure applied at right angle यानी कि 90 डिग्री पे लिया जाएगा to the skin surface and may be associated with bruise या फिर contusion. Examples are pattern of the radiator grill, headlamp rim or thread of tire in motor car accident, imprint of the bicycle chain, weaving of the coarse fabric, spiral of the electric wire rope and serrated knife. Antemortem abrasion can be confused with. तो दोस्तों antemortem abrasion तो हम किससे कंफ्यूज हो सकते हैं? तो एक्जिमा नहीं, आंट बाइट मार्क से दोस्तों हम कंफ्यूज हो सकते हैं. केमिकल बर्न नहीं, जूल बर्न नहीं. तो बी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर. तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं आंट बाइट मार्क, और ये रही छोटी सी चीटी. आंट बाइट मार्क रिजेंबलिंग एब्रेशन, नोट आंट इन ब्लैक रेक्टेंगल. तो दोस्तों दोनों के बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर एक बार फिर से देख लेते हैं हम. एंटीमोर्टम एब्रेशन और पोस्टमोर्टम एब्रेशन. एंटीमोर्टम एब्रेशन क्या है? एट एनीवेयर ऑन द बॉडी. पोस्टमोर्टम एब्रेशन क्या है दोस्तों? ओवर बोनी प्रोमिनेंस. कलर कैसा रहेगा दोस्तों? ब्राइट रेड कलर का रहेगा. लेकिन पोस्टमोर्टम एब्रेशन के अंदर कैसा रहेगा? पेल, ड्राई एंड पार्चमेंट लाइक. कवरिंग दोस्तों इसकी कैसे रहेगी? कवर्ड विद स्कैब कंपोज्ड ऑफ कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ. लेकिन यहाँ पे कोई भी स्कैब फॉर्मेशन नहीं होगा. इन्फ्लामेशन कैसा होगा दोस्तों? साइट ऑफ इन्फ्लामेशन प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा. माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? इंजेक्शन एंड वाइटल रिएक्शन प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा. Postmortem ant bite erosion produced by ant may be produce localized mark which stimulate antemortem abrasion. तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक बार फिर से लिख लेते हैं दोस्तों एब्रेशन का. पहला है आंट बाइट, सुपरफिशियल ब्राउन इरोजन विद irregular margin are mostly seen at mucocutaneous junction above the eyelid, nostril, mouth, ear, knuckle, axilla, groin, genitalia and moist fold of the skin. Lens examination revealed multiple crescent shape sand-like bite mark. Each one is separated by normal skin. वाइटल रिएक्शन यहाँ पे एब्सेंट होगा क्योंकि पर्सन की डेथ हो चुकी है, तो कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो कोई भी रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा. एक्सकोरेशन ऑफ द स्किन इन नैपकिन एरिया ऑफ द इन्फेंट बाय द एक्सक्रीटा. ड्राइंग ऑफ द स्क्रोटल स्किन प्रोड्यूस रेड, ब्राउन और येलो कलरेशन. प्रेशर सो. फॉल्स अबाउट ब्रूज. तो दोस्तों ब्रूज के बारे में यहाँ पे गलत क्या चीज़ है? तो मच डार्कर एट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट या फिर प्रेशर. ब्लड is present in vessel and can be easily washed off. Seen at or around the area of the injury. Extravasation of the blood occur produced by the blunt object. तो दोस्तों इसके अंदर
मच डार्क एट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट या फिर प्रेशर, ये सही जवाब है। और ब्लड इज प्रेजेंट इन वेसल एंड कैन बी इजिली वॉश अवे। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट ब्रूज के अंदर सफिशिएंट नहीं बैठते। तो यहाँ पे सिंस फॉल्स पूछा गया है तो मच डार्क एट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट या फिर प्रेशर, तो फॉल्स पूछा गया है तो ये एक सही जवाब है, और बी ये एक सही जवाब है। तो ए एंड बी। सिंस दोस्तों फॉल्स पूछा गया है तो ये दोनों फॉल्स है ब्रूज के बारे में। सीन एट या फिर अराउंड द एरिया ऑफ द इंजरी, ये सही जवाब है ब्रूज के रिगार्डिंग, ये ट्रू है। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू है ये। एक्सरवेशन ऑफ ब्लड अकर, ये भी ट्रू है। और प्रोड्यूस बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट, ये भी ट्रू है। तो दोस्तों ये जो इमेज है ये ब्रूज की एक इमेज है। इसको दोस्तों कंट्यूजन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ब्रूज या फिर कंट्यूजन, इट इज एन इफ्यूजन और एक्सट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड इनटू द टिश्यू, यूजुअली स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैट और इंटरनल ऑर्गन ड्यू टू रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल caused by blunt trauma, example fist, stick, bar, whip, boot, etc. It appears at या फिर around the site of the injury and it is lighter in color in area, point of the contact or pressure. It is usually tender, slightly raised above the surface of the margin is our blood. The sign of the bruise is slightly larger than the surface of the agent which caused it and its center has lighter color as the extravasation blood continues to escape outward into the area. Superficial bruise appear immediate as dark red swelling, whereas deep bruise may take up to 2 days to appear. So one more examination should be carried out 48 hours after first examination to note bruise of slower development occasionally when an injury is produced before death. The outcome या फिर delayed bruise may appear sometime after death because of further escape of blood from ruptured vessel due to gravity and rapid hemolysis of the stagnant blood and the pigment of the bruising and produce a local stain on surface. Ectopic, percolate or migratory contusion may occur away from site of the impact, especially in deep crushing of the tissue against bone. So site of the bruise does not always indicate site of the violence. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, डिफरेंशिएट बिटवीन कंट्यूजन, डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ द कंट्यूजन वर्सेस पोस्टमार्टम स्टेनिंग आर। तो दोस्तों दोनों के बीच का देखते हैं। ब्लूइश इन कलर, नहीं। डिसअपियर ऑन द प्रेशर एरिया, नहीं। मार्जिन्स आर इरेगुलर, ये सही है। लिमिटेड टू इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, नहीं। एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड अकर, ये भी सही है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें सही हैं एज कंपेयर टू कंट्यूशन। तो सी एंड ई 2 हैं इसके करेक्ट आंसर। तो दोस्तों दोनों का बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाइपोस्टेसिस और ब्रूज के बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर। हाइपोस्टेसिस कैसा रहेगा दोस्तों? डिस्टेंशन ऑफ द वेसल विद ब्लड इन डर्मिस। लेकिन ब्रूज के केस में वो क्या रहेगा दोस्तों? रप्चर वेसल होते हैं। साइट कैसा रहेगा दोस्तों? एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट, लेकिन एट एंड अराउंड इंजरी साइट। एलिवेशन एंड एपिडर्मल एब्रेजन, यहाँ पे एब्सेंट रहेगा लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। मार्जिन्स कैसे रहते हैं दोस्तों? डिफाइंड, यूजली हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ पे इरेगुलर मार्जिन्स होते हैं। मर्ज विद सराउंडिंग। कलर कैसा रहेगा दोस्तों? यूनिफॉर्म, ब्लूइश पर्पल ऑफ डिफरेंट कलर, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? डिफरेंट कलर का रहता है। जो मैंने आपको निमोनिक दिया था दोस्तों, विब्ग्योर, रेड विब GYOR। इन एरिया अंडर प्रेशर कैसा रहेगा दोस्तों? यहाँ पे एब्सेंट रहेगा लेकिन यहाँ पे लाइटर रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एरिया में ये एब्सेंट है, और ब्रूज में क्या होगा दोस्तों? वो लाइटर हो जाता है। इंसीजन देने पे क्या रहेगा दोस्तों? ब्लड इन वेसल विच कैन बी इजीली वॉश्ड अवे, सबक्यूटेनियस टिश्यू पेल। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ द ब्लड इनटू सराउंडिंग टिश्यू विच इज फर्मली क्लॉटेड एंड कैन नॉट बी वॉश्ड इजीली। सबक्यूटेनियस टिश्यू डीप रेड होता है। लैसेरेटेड वुंड लुक्स लाइक इंसाइज वुंड ओवर।
तो दोस्तों किसके अंदर लैसरेटेड वुंड की तरह लगता है, लैसरेटेड वुंड इंसाइज वुंड की तरह लगता है? तो स्कैल्प जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं दोस्तों उसके ऊपर लगता है। तो स्कैल्प इसका सही जवाब है, एब्डोमेन नहीं, थाई नहीं, फोरआर्म नहीं। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इंसाइज लाइक लैसरेटेड वुंड अपीयर एट, तो दोस्तों किसके अंदर अपीयर करता है ये? तो जैसे मैंने आपको बताया कि बोनी प्रोमिनेंस जैसे फोरहेड, इसके ऊपर ये करेगा, हैंड में नहीं, थोरैक्स में नहीं, एब्डोमेन में नहीं। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बोनी प्रोमिनेंस आपको ध्यान रहेगा, बोनी प्रोमिनेंस। तो दोस्तों एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी। लैसरेटेड वुंड डेफिनेशन क्या है? लैसरेटेड वुंड इज फॉर्म ऑफ मैकेनिकल इंजरी कॉज बाय हार्ड एंड ब्लंट फोर्स इम्पैक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग और टीयरिंग ऑफ टिश्यू। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? मैकेनिज्म ऑफ लैसरेटेड वुंड फॉर्मेशन। अगर हम पिक्चर देखें तो यहाँ पे ब्लंट और हार्ड ऑब्जेक्ट्स अगर हम मारते हैं तो द हेड इज हिट बाय हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट दैट रिजल्ट इन लैसरेटेड वुंड एज शोइंग बी। तो दोस्तों अगर हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट्स अगर मारते हैं बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर तो ये फट जाएगी इसके। तो इंसाइज लाइक लैसरेशन किसके लगेगा? Blunt force on area where the skin is close to bone and the subcutaneous tissue are scanty may produce a wound which looks like incised wound. तो साइड कैसे रहेंगे दोस्तों? स्कैल्प, फोरहेड, आईब्रोज, चीक बोन, लोअर जॉ, इलिया क्रेस्ट, पेरिनियम और शिन। तो दोस्तों बोनी प्रोमिनेंस है, तो इसके ऊपर अगर हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा जाता है तो ये इंसाइज वुंड की तरह लगेगा। विच इज़ ट्रू अबाउट स्टैब वुंड, तो दोस्तों इसमें से क्या चीज़ स्टैब वुंड के लिए सही है? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि डेप्थ ज़्यादा होती है स्टैब वुंड के अंदर, तो ब्रेथ इज मैक्सिमम नहीं, लेंथ इज मैक्सिमम नहीं, डेप्थ इज मैक्सिमम, ये सही है। इट हैज़ वुंड ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं। तो दोस्तों सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों स्टैब वुंड जिसको पंक्चर वुंड के नाम से भी हम जानते हैं, injury caused by pointed weapon and its depth is more than length and breadth. Its two types are, दो टाइप के होते हैं। penetrating wound when weapon enter a body cavity such as thorax and abdomen। perforating क्या होगा दोस्तों? transfixing और through and through wound बोला जाता है, इसके और भी नाम है। क्या होता है दोस्तों? when weapon after penetrating body tissue comes out from other side making an exit wound। तो दोस्तों ये हो गया स्टैब वुंड के अंदर, स्टैब वुंड के अंदर पेनिट्रेटिंग वुंड, और दोस्तों ये हो गया परफोरेटिंग वुंड क्योंकि ये थ्रू एंड थ्रू वेपन चला गया है। दोस्तों इमेज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो दोस्तों ये है एक इमेज हाराकिरी की। दोस्तों ये इमेज हाराकिरी की है जिसका दूसरा नाम है सेपुकु। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाराकिरी इज अ टाइप ऑफ सुसाइडल वुंड ओवर विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एब्डोमेन के अंदर ये स्वॉर्ड को इंजेस्ट कर रहा है, तो स्वॉर्ड को अंदर अपने स्टैब कर रहा है। तो हेड नहीं, चेस्ट नहीं, एब्डोमेन इसका सही जवाब है, एक्सट्रीमिटीज नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अ हैवी शार्प कटिंग वेपन यूजुअली प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ वुंड। तो दोस्तों हैवी शार्प कटिंग वेपन किस टाइप का वुंड प्रोड्यूस करता है? तो दोस्तों हैवी शार्प जो जैसे मैंने आपको बताया था चॉप वुंड की तरह ये प्रोड्यूस करता है। कंट्यूजन नहीं, लेस्ट्रेशन नहीं, चॉप वुंड सही जवाब है, इंसाइज वुंड नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो एक बार इसके रिगार्डिंग डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। चॉप वुंड आर टाइप ऑफ इंसाइज वुंड मेड बाय हैकिंग और चॉपिंग मोशन विच विद अ फर्मली शार्प एंड रिलेटिवली हैवी वेपन। तो दोस्तों ये आप जैसे देख सकते हैं ये चॉप वुंड है। तो चॉप वुंड आर प्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिवली हैवी शार्प कटिंग वेपन सच एज एक्स, चॉप एंड सॉल्ट। ब्लू कलर ऑफ द ब्रूज इज ड्यू टू। तो दोस्तों ब्लू कलर किसकी वजह से आता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों रेड विब्योर, तो रेड
ग्योर। तो दोस्तों ये होता है ब्लू। तो ब्लू कलर दोस्तों जो होता है वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, हीमोसिड्रिन नहीं, बिलिरुबिन नहीं, हीमेटोएडिन नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये रही टेबल, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो ये टेबल है कलर चेंजेस ऑफ ब्रूज। तो कलर रेड कलर अगर होता है तो किसकी वजह से होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है दोस्तों, फ्रेश ब्लड की वजह से। ब्लू किसकी वजह से होगा दोस्तों, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होगा, एक दिन के अंदर ये होता है। ब्लूइश ब्लैक या से ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है दोस्तों, हीमोसिड्रिन की वजह से 2 से 4 दिन में। ग्रीन कलर की वजह से दोस्तों होगा, हीमेटोएडिन की वजह से 5 से 7 दिन। येलो कलर किसकी वजह से होगा दोस्तों, बिलिरुबिन की वजह से 7 से 10 दिन। नॉर्मल कलर जिसको अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल लिख दूँ तो ओरिजिनल कलर कितने टाइम में आ जाएगा दोस्तों, पिगमेंट रिमूव बाय फैगोसाइटिस, इसकी वजह से होता है करीबन 2 वीक का टाइम इसके लिए लगता है। तो दोस्तों जो मैं निमोनिक दिया था वो था रेड विबग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ग्रीनिश कलर इन अ कंफ्यूजन इज ड्यू टू। तो दोस्तों ग्रीनिश कलर किसकी वजह से आता है, हीमोसिड्रिन नहीं, हीमेटोएडिन की वजह से दोस्तों आता है, बिलिरुबिन नहीं, बिलिवर्डिन नहीं। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें ग्रीनिश कलर हीमेटोएडिन की वजह से ये आता है। विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग कलर ऑफ द ब्रूज। तो दोस्तों कलर ऑफ द ब्रूज के रिगार्डिंग क्या चीज़ गलत है यहाँ पे। 4 डे में ब्लूइश ब्लैक टू ब्राउन सही जवाब है ये। 7 से 12 दिन में ग्रीन कलर नहीं दोस्तों, ये है गलत जवाब। 1 से 2 दिन में रेड, ये है सही जवाब। 2 वीक में लगभग नॉर्मल या फिर ओरिजिनल कलर हो जाता है, ये भी सही जवाब है, ये भी सही जवाब। दोस्तों बी हो गया इसका ऑप्शन टिक करने वाला ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं विप्लैश इंजरी इज कॉज ड्यू टू। तो दोस्तों विप्लैश इंजरी किसकी वजह से होती है। तो विप्लैश इंजरी अगर आपने देखा होगा दोस्तों, अगर कोई किसी ने हेडरेस्ट नहीं लगा रखा है कार के अंदर तो उसका जो नेक है वो पहले हाइपर एक्शन होगा, उसके बाद हाइपर फ्लेक्शन होगा। अब फॉल फ्रॉम हाइट नहीं, एक्यूट हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन, ये है सही जवाब। अब ब्लो ऑन टॉप ऑफ द हेड नहीं, एक्यूट हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर आपने देखा अगर मान लीजिए पीछे से कार की अगर टक्कर होती है तो अगर मान लीजिए पीछे हेडरेस्ट नहीं लगाया होगा तो हेड पहले पीछे आएगा, हाइपर एक्सटेंशन होगा और उसके बाद फिर हाइपर फ्लेक्शन होगा। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि हेडरेस्ट लगाया करिए ताकि विप्लैश इंजरी से हम लोग बच सकें। तो यही दोस्तों पीछे से कार ने टक्कर मारी, पीछे से इम्पैक्ट आया, उससे क्या होगा दोस्तों, गर्दन पीछे की तरफ बेंड हुई, हाइपरफ्लेक्शन हुआ और उसके बाद गर्दन आगे की तरफ बेंड हुआ, ये हो गया हाइपरफ्लेक्शन। तो यही है दोस्तों विप्लैश इंजरी। मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर अमंग द फॉलोइंग इज। तो दोस्तों इसमें से कौन सा मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर कहलाया जाएगा। रिंग फ्रैक्चर नहीं, सूचर फ्रैक्चर नहीं, कम्यूटेटर फ्रैक्चर ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल नहीं, फ्रैक्चर बेस ऑफ द स्कल इनटू एंटीरियर पोस्टीरियर हाफ, ये है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ये है दोस्तों मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर। तो दोस्तों मान लीजिए बिना हेलमेट के अगर कोई जा रहा है, उसको टक्कर लगी, वो गिरेगा, तो सिंस वो साइड के से ही वो गिरेगा, तो जब वो गिरेगा तो हेलमेट ना पहनने की वजह से उसका जो स्कल है उसके ऊपर चोट लगेगी, उसी को दोस्तों बुलाता है मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर। तो दोस्तों मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर का दूसरा नाम है हिंज फ्रैक्चर। तो ये दोस्तों एक दरार पैदा कर देगा आगे एंटीरियर क्रेनियल फोसा और पीछे 2 हाफ में डिवाइड कर देगा, पोस्टीरियर हाफ और एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर देगा हिंज फ्रैक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर। तो दोस्तों इसमें से कौन किसको मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर का नाम दिया गया है। रिंग फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल नहीं, हिंज फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ये है सही जवाब, कम्यूटेटर फ्रैक्चर ऑफ द स्कल नहीं, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ द स्कल नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर।
कॉन्टैक्ट ग्रुप इंजरी इज अ फीचर ऑफ इंजरी टू। दोस्तों कूप और कॉन्टैक्ट ग्रुप इंजरी किसके अंदर होता है? ब्रेन के अंदर ही देखी जाती है, स्टमक नहीं, स्प्लीन नहीं, हार्ट नहीं। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे इम्पैक्ट लगा है तो एक और चीज़ सपोज करिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ब्रेन को अगर आप इस सब जेली मान लो, ये जेली एक बाहर के आउटर हार्ट उसके अंदर वॉल के अंदर ये सेफ है, तो ये जो जेली है दोस्तों इम्पैक्ट लगने की वजह से ये इम्पैक्ट की तरफ आएगी और फिर ये बाउंस होके ये अपोजिट साइड में इंजरी प्रोड्यूस करेगी। तो जहाँ पे दोस्तों इम्पैक्ट लगा वो हो गया कूप, और जहाँ पे दोस्तों बाउंस होके अपोजिट साइड में लगा उसको बोलेंगे दोस्तों कॉन्टैक्ट ग्रुप। तो दोस्तों ब्रेन के अंदर ये इंजरी देखी जाती है। फ्रैक्चर आला सिग्नेचर फ्रैक्चर इज। तो दोस्तों फ्रैक्चर आला सिग्नेचर किसको बोला जाता है? डिप्रेस फ्रैक्चर और कॉन्टैक्ट ग्रुप इंजरी नहीं, डिप्रेस फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ये है दोस्तों इसका करेक्ट जवाब। रिंग फ्रैक्चर, फोरामेन मैग्नम नहीं, सुचर फ्रैक्चर सेपरेशन नहीं। दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो यह है दोस्तों डिप्रेस फ्रैक्चर विथ सीवियर लोकल फोर्स एप्लीकेशन, से फॉर एग्जांपल हैमर, द फ्रैक्चर बोन इज ड्रिपन इनवर्ड इनटू cranial cavity, thus also called as signature fracture or fracture आला signature। क्योंकि दोस्तों जो वेपन होता है उसी की शेप का फ्रैक्चर यहाँ पे देखा जाता है। तो दोस्तों ये जो हुआ है तो इसका मतलब ये है कि किसी हैमर शेप के किसी इससे स्ट्राइक किया गया होगा। तो मान लीजिए हैमर है और ये उसका राउंडेड ऑब्जेक्ट, तो इससे हैमर से हिट किया गया होगा स्कल के ऊपर। गटर फ्रैक्चर रिजल्ट्स फ्रॉम। तो दोस्तों गटर फ्रैक्चर किससे रिजल्ट होता है? इंजरी विद अ लार्ज राउंडेड ऑब्जेक्ट नहीं, बुलेट इंजरी से दोस्तों गटर फ्रैक्चर प्रोड्यूस होता है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट नहीं, फॉलिंग फ्रॉम द हाइट नहीं। तो बी हो गया इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। तो गटर फ्रैक्चर इज फॉर्म व्हेन पार्ट ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्कल बोन इज रिमूव सो एज टू फॉर्म अ गटर और फरो इनटू द बोन। They are caused when the weapon strike the skull tangentially, for example glancing bullet injury। तो सपोज करिए दोस्तों यहाँ से बुलेट आ रही है और ये इसको यहाँ से टच करते हुए चली गई। तो यहाँ पे तो खैर वीडियो आ रही होगी दोस्तों, आप देख नहीं पा रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे वो बना दूँ। तो ये ऐसे जो है यहाँ से बुलेट आई, यहाँ से इसको एक गड्ढा करते हुए चली गई, तो छोटा सा पार्ट तो से चली गई। तो दोस्तों बुलेट आई यहाँ से ऐसे और ये ऐसे दाग पैदा करते हुए यहाँ से निकल गई। तो दोस्तों यही है गटर फ्रैक्चर। पॉन्ड फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन। तो दोस्तों पॉन्ड फ्रैक्चर किसके अंदर देखा जाता है? चिल्ड्रंस के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। एल्डरली नहीं, एडोलसेंट नहीं, मिडिल एज वुमेन नहीं। दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो पॉन्ड फ्रैक्चर, here there is dent या फिर dimple like formation over the skull and the dent resemble like that of the concave pond. This type occurs only in skull of infant. Due to pliable bone of the infant, the force applied produce depression without fracture. The depression of the bone is compared with distortion produced by squeezing a table tennis ball or ping pong ball। तो दोस्तों अगर मान लीजिए सिंस जो बच्चों इन्फेंट की जो स्कल बोन होती है काफ़ी प्लाइबल होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती, मतलब उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती जितनी एडल्ट के अंदर होती है, तो छोटा सा इम्पैक्ट पड़ते ही यहाँ पे एक डिम्पल पड़ जाएगा। तो इसी को दोस्तों बुलाता है पॉन्ड फ्रैक्चर। स्पैरो मार्क्स आर सीन इन। तो दोस्तों स्पैरो मार्क्स इसके अंदर देखे जाते हैं, गनशॉट इंजरी के अंदर नहीं दिखाते, स्टैप इंजरी और फोर्स के अंदर नहीं दिखाते, विट्रोलाइज के अंदर नहीं दिखाते, विंडशील्ड ग्लास इंजरी इसके अंदर दोस्तों देखी जाते हैं। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये है विंडशील्ड इंजरी, फेशियल लैसरेशन फ्रॉम ए स्टैटर्ड विंडशील्ड इन एन अनस्ट्रेंटेड ड्राइवर, द टफेंड ग्लास ब्रेक इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट विच प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक स्पैरो फुट मार्क, द लैसरेशन ऑन द फोरहेड वाज मेड बाय द विंडशील्ड ब्रेक। तो यही है दोस्तों स्पैरो फुट मार्क, ये है दोस्तों स्पैरो फुट मार्क। प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी इज मोस्ट कॉमन इन। तो दोस्तों प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन किसके अंदर होती है, किस ऑर्गन के अंदर होती है? हेड नहीं,
चेस्ट नहीं, एब्डोमेन नहीं, लेग्स के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कार पेडेस्ट्रियन पे कोई पर्सन जा रहा है या रोड पे कोई पर्सन जा रहा है, कार ने हिट करा तो बम्पर इसके लेग पे लगेगा, तो इम्पैक्ट बम्पर इम्पैक्ट हुआ जिसकी वजह से प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी होगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो फ्रैक्चर है वो उसके ऊपर वेट शेप का फ्रैक्चर बन जाएगा बम्पर की वजह से। इसी की वजह से दोस्तों इसको बम्पर फ्रैक्चर का नाम भी दिया गया है। दोस्तों सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरी क्या होगा, जब पर्सन स्ट्राइक हो के ये हुड, कार के हुड या फिर विंड स्क्रीन की से टकराएगा, उसको दोस्तों बुलाते हैं सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरी। फिर दोस्तों कार से टकराने के बाद जब वो नीचे गिरेगा, ग्राउंड से इम्पैक्ट होगा, तो उसको दोस्तों बुलाया जाएगा सेकेंडरी इंजरी। यहाँ पे दोस्तों है सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरी, यहाँ पे दोस्तों सेकेंडरी इंजरी, दोनों में फर्क है। तो दोस्तों आइडेंटिफाई करनी इमेज, तो दोस्तों ये है बैटल साइन, ये है दोस्तों बैटल साइन। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था बैटल साइन क्या होता है, मिड क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होता है, मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर। तो क्या होगा दोस्तों, उसकी वजह से क्या होगा, ब्रूजिंग देखी जाएगी मेस्टोइड टिप के ऊपर, ब्रूज एट मेस्टोइड टिप। दोस्तों आइडेंटिफाई करनी इमेज, ये है दोस्तों रैकून साइन, रैकून साइन जिसको हम ब्लैक आई के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर की वजह से ये होता है। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर की वजह से होता है ये। तो ब्रूज कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, पेरिऑर्बिटल एरिया में आ जाएगा, ब्रूज एट पेरिऑर्बिटल एरिया, जिसकी वजह से ये रैकून आई का नाम दिया गया। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन एंड करता हूँ। आपने देखा दोस्तों पहले मैंने इमेजेस कराए और पहले मैंने थ्योरी कराई, उसके बाद फिर मैंने एमसीक्यू के साथ मैंने प्रैक्टिस करवाई। तो दोस्तों डोंट वेट टिल टुमारो, डू इट नाउ। तो दोस्तों कल का वेट मत करिए, आज से ही करिए। कहते हैं ना कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और कहते हैं ना दोस्तों कल कभी नहीं आता है। तो दोस्तों जो है आज से ही स्टार्ट करिए। दोस्तों जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है नीट पीजी, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर दोस्तों आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा और इससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सिंस दोस्तों एक रिकॉर्डेड सेशन है ये, तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट आता है तो आप ऐप के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM, तो आपको एडिशनल 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जनरली दोस्तों 24 मंथ के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं दोस्तों 30,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो ये आपको 27,000 रुपीज़ का पड़ेगा। ऐसे दोस्तों अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं, 12 मंथ्स का लेते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं, एक मिनट दोस्तों मैं इसको अच्छे से लिख दूँ मैं। तो दोस्तों 12 मंथ के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं दोस्तों 22,500। ऐसे दोस्तों अगर इसमें हम 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दें तो वो होते हैं 4,500। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं दोस्तों तो ये भी आता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। यानी कि पे करना है आपको 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों वो पूरे 2 साल के लिए आपको मिलेंगे। तो दोस्तों कोविड-19 की वजह से काफ़ी पेंडेमिक हो रहा है दोस्तों, तो ऐसे में आप अपने सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप नीट पीजी की अपनी प्रिपरेशन करिए दोस्तों। ऐसे हमारा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आप MCQs की प्रैक्टिस भी करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे हम इंटरेक्टिव पोल की सुविधा देते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आप MCQs की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, क्योंकि हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो उसके चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको सिंपली जो करेक्ट आंसर होगा आपको वो ठीक करना रहेगा। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच।